नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं भारतीय संविधान का टॉपिक लेकर आया हूं, संविधान संशोधन। देखिए, हमारे देश का जो संविधान है वो ब्रिटेन की तरह न तो लचीला है और न अमेरिका के संविधान की तरह एक कठोर संविधान है, बल्कि भारत का जो संविधान है वो लचीले और कठोरता दोनों का मिश्रण है। हमारे संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भाग 20 में किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो हमारे देश में जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उसके मैं कुछ आपको स्टेप बताता हूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। सबसे पहली बात क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। तीसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। मतलब ये किसी मंत्री के द्वारा भी संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो संसद के किसी सदस्य के द्वारा जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा भी संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित होना चाहिए। प्रक्रिया अभी मैं आपको समझाऊंगा। संविधान संशोधन विधेयकों पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयकों पर तो क्या होता है कि अगर दोनों सदनों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों में अगर दोनों सदनों में विरोध हो जाता है तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। जब ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है उसके पश्चात इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जब संसद के दोनों सदनों से कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से साइन करने होते हैं। न तो वो उस विधेयक को अपने पास रख सकता है और न उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है। तो जब संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, अधिनियम। अब हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संसद को प्रदान की गई है। इसमें राज्य जो है वो संविधान संशोधन विधेयक न तो पेश कर सकते हैं और न संशोधन की पहल कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन जो है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। ये दो प्रकार आपको ध्यान ये रखना है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के दो ही प्रकार दिए हुए हैं, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन से। बाकी सामान्य रूप से संविधान संशोधन के तीन प्रकार होते हैं।
साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत की प्रक्रिया से संविधान के जिन अनुच्छेदों में संशोधन होता है उनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के दो ही तरीके माने जाते हैं, दो ही प्रकार माने जाते हैं। तो सामान्य रूप से संविधान संशोधन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण बहुमत से। देखिए, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जिस दिन सदन में विधेयक पेश किया गया है उस दिन उस सदन में जो सदस्य उपस्थित होते हैं यदि वो अपने बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देते हैं तो वो विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया से संविधान के कौन कौन से प्रावधान जो है वो बदले जा सकते हैं। इसमें नए राज्यों का निर्माण करना है, राज्य की क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, राज्य विधानमंडल का निर्माण करना है या उसको समाप्त करना है। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब है कि जिस सदन में विधेयक पेश किया गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब 50% प्लस 1 या इससे ज्यादा। जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है तो 545 का 50% प्लस 1, इस प्रक्रिया से वो विधेयक पारित होना चाहिए। उसके साथ साथ में कुल उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उसके साथ साथ में उस सदन में कुल उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं वो अपने 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित करें, तो इसको माना जाता है विशेष बहुमत। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन, यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा इस प्रक्रिया से वो विधेयक पारित होना चाहिए। प्रक्रिया से दोनों सदनों में पारित होने के बाद उस विधेयक को राज्यों के विधानमंडलों के पास में भेजा जाएगा। ठीक है, तो राज्यों के विधानमंडल अपने उपस्थित बहुमत से अगर उस विधेयक को पारित कर देते हैं, भारत के कुल जो राज्य हैं उनमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल अगर अपने कुल बहुमत से, साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देते हैं तो उस विधेयक को साइन कराने के लिए राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। तो इस प्रक्रिया के आधार पर संविधान के कौन कौन से जो अनुच्छेद है उनको चेंज किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें चेंज हो सकता है, उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय है उनसे संबंधित जो प्रावधान है उनमें चेंज हो सकता है। इसके अलावा केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उसमें चेंज हो सकता है, राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उसमें चेंज हो सकता है, जो 7वीं अनुसूची है उसमेमें चेंज हो सकता है, जो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है उसमें चेंज हो सकता है। अनुच्छेद 368 में भी इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है चेंज किया जा सकता है। अनेक बार ये प्रश्न पैदा हुआ है कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद भारत के संपूर्ण संविधान को चेंज कर सकती है? क्या वो मूल अधिकारों को चेंज कर सकती है? तो इस विषय पर समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय जो है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह 1952, 1965 इन दो फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में चाहे जिस प्रकार का संशोधन और परिवर्तन कर सकती है वह मूल अधिकारों में भी चेंज कर सकती है। अब गोलकनाथ वाद 1967 परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
गोलकनाथ वाद 1967, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि संसद मूल अधिकारों में ऐसा कोई परिवर्तन और संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों को समाप्त करने वाला हो या संशोधित करने वाला हो। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। फिर केशवानंद भारती वाद 1973, केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यद्यपि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में भी संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। यानी अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति थी उस पर केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा और बाउंडेशन लगा दिया गया, सीमाएं निर्धारित कर दी गई। और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के अंदर कई जो प्रावधान है उनको शामिल किया है, जैसे संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, एकल नागरिकता, संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व, ये कुछ इस प्रकार के प्रावधान हैं जो मूल ढांचे के अंदर शामिल किए गए हैं और इस सूची को जो है समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। तो संसद इनके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकती। जैसे भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है तो कल को संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकती। धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराएं।